नमस्कार श्रोताओं, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में आप सुन रहे हैं 88.4 FM आईबेक्स तरान। आपके अपने पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस खास दिन पर हम इस रेडियो स्टेशन को ज्योतिर्मठ को समर्पित कर रहे हैं और इस मौके पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में 30 जून 2024 को यह पदभार संभाला। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल रीवा से प्राप्त की। 1981 में आपका एनडीए में चयन हुआ। 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में आपने कमीशन प्राप्त किया और उसी रेजिमेंट को बाद में आपने कमांड भी किया। आपको उत्तर, पश्चिम और पूर्वी सीमाओं पर हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। चाहे वह बर्फीली पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या नदी क्षेत्र हो, आपने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। आपने राइजिंग स्टार कोर और उत्तरी कमान का भी बखूबी नेतृत्व किया। आपने सेना के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई है और स्वदेशी हथियारों व टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। स्टाफ की भूमिकाओं में भी आपने लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस और प्लानिंग में सराहनीय योगदान दिया है। आपने सेवा के लिए हथियार खरीद की प्रक्रिया को तेज किया है और नई तकनीकों जैसे एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। सर, हमें बहुत गर्व है कि आज ज्योतिर्मठ के लोगों को संबोधित करने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से आप सभी से जुड़कर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि भारत के अन्य समवर्ती क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड में स्थित 16 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस सेना और नागरिकों के बीच एक अहम भूमिका निभा रही है। मैं आशा करता हूं कि ये रेडियो स्टेशन ज्योतिर्मठ के लोगों और यहां पर रहने वाले नागरिकों और आने वाले यात्रियों को सही जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पहल से स्थानीय लोग न केवल अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेंगे बल्कि उन्हें रोजगार, पर्यटन और सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां भी समय पर मिलेगी। यह सैनिक नागरिक संबंध का सजीव उदाहरण जिसमें सैनिक और नागरिक दोनों एक दूसरे के विकास में सहभागी बनते हैं। मुझे यकीन है कि आईबेक्स तराना स्थानीय आवाजों को जीवंत मंच बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह मंच मनोरंजक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेगा और स्थानीय कला व संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी पर्सनल, टेक्निकल टीम और मैनेजमेंट टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह रेडियो स्टेशन न सिर्फ क्षेत्र की आवाज बनेगा बल्कि एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा भी बने। सर, आपके माध्यम से हम श्रोताओं को यह बताना चाहते हैं कि भारतीय सेना इन इलाकों में, मेरा मतलब है बॉर्डर एरियाज में, राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभा रहे हैं। जहां तक भारतीय सेना राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए कर्तव्यबद्ध है। इसमें से कुछ के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत भारतीय सेना बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ रोड्स, ब्रिजेस और कम्युनिकेशन नेटवर्क का निर्माण कर रही है। बॉर्डर एरिया टूरिज्म के तहत गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो यह एक पर्यटन स्थल बनने की हर क्षमता रखता है। भारतीय सेना ने केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग नोड, होम स्टे का निर्माण, देवभूमि चैलेंज जैसे चरम साहसिक खेलों की सफल शुरुआत। भारतीय सेना स्थानीय युवाओं को साहसिक खेलों, टूरिस्ट गाइड और कौशल विकास जैसी गतिविधियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। स्मार्ट बॉर्डर्स के तहत भारतीय सेना सिविल टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को अपने संचार टावरों के उपयोग की सुविधा प्रदान कर रही है, जिससे दूर दराज के इलाकों में
मोबाइल नेटवर्क की पहुंच बढ़ रही है। भारतीय सेना देश के किसी भी भाग में आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक आपदा राहत ऑपरेशनों के तहत राहत और बचाव कार्यों को अंजाम देती है। वर्तमान में भी भारतीय सेना पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ राहत अभियानों में लगातार तैनात है और सक्रिय रूप से बचाव कार्यों को अंजाम दे रही है। सेना ने कई एडवेंचर एक्टिविटीज की शुरुआत की है, जिससे आयोजकों और टूर ऑपरेटर्स को प्रोत्साहन मिल रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है। इस ज्योतिर्मठ के पावन इलाके में भारतीय सेना द्वारा पिछले वर्ष में कुल 14 प्रोजेक्ट्स को अमल में लाया गया, जो कि डुअल यूज यानी सेना और सिविलियन दोनों के इस्तेमाल तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत एक अग्रिम पहल। सर, यह क्षेत्र अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए जाना जाता है। सेना प्रमुख होने के नाते आप इन पूर्व सैनिकों के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। आप सेना के इन वेटरन्स की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका देखते हैं और समाज में उनके योगदान को कैसे और सशक्त किया जा सकता है? आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि हमारे वेटरन्स हमारे देश के एक अमूल्य धरोहर है। वे न केवल सेवा काल में बल्कि सेवानिवृत्त के बाद भी समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके पास अनुशासन, नेतृत्व और समर्पण जैसे गुण हैं जो नेशन बिल्डिंग की मजबूत नींव को तैयार करते हैं। यदि हम 24 लाख रजिस्टर्ड वेटरन्स, 7 लाख वीर नारी व विडोज, 28 लाख रजिस्टर्ड वेटरन डिपेंडेंट्स और 12 लाख सर्विंग सोल्जर्स और उनके तकरीबन 24 लाख डिपेंडेंट्स, साथ में 30 लाख ऐसे हैं जो नॉन डिपेंडेंट होते हुए भी उनके परिवार में उनके साथ रह रहे हैं। अगर इसको हम टोटल करें तो ये तकरीबन 1.25 करोड़ की जनसंख्या बनती है, यानी 1.25 करोड़। ये ह्यूमन कैपिटल अनुभव, अनुशासन और प्रतिबद्धता से भरपूर है और इसे राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान देने में उपयोग में लाया जा सकता है। सेवानिवृत्त के बाद हमारे वेटरन्स ने एग्रीकल्चर, ग्रीन इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग और फिलैंथ्रोपी जैसे अनेक क्षेत्रों में सराहनीय योगदान दिया है। गढ़वाल क्षेत्र में करीब 28,000 वेटरन्स मौजूद हैं आज की तारीख में। चाहे वह युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना हो, आपदा प्रबंधन में सहयोग करना हो या ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्य, हमारे वेटरन्स हर मोर्चे पर आगे आकर देश का साथ दे रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र में ही अतुल्य गंगा परियोजना में गंगा नदी के इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के प्रयास वेटरन्स की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हमारी यह कोशिश रहती है कि उनके अनुभव और योगदान को उचित सम्मान मिले और उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध कराए जाएं। इसी उद्देश्य से अब तक कुल हमने 80 वेटरन्स को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा फॉर्मल रिकॉग्निशन प्रदान किया है। मैं समाज से भी यही अपील करता हूं कि हमारे वेटरन्स को सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिक न समझें, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में देखें। उनका अनुभव देश के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। सर, आपने एक बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण बात कही है। इस क्षेत्र के सेवानिवृत्त सैनिक हमारे मार्गदर्शन के लिए एक धरोहर की तरह है। मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण को लेकर आपके क्या विचार हैं? बहुत सही। महिलाओं की भूमिका हर समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर रही हैं। देवभूमि में भारतीय सेना के यान्स ऑफ योर जैसे पहल काबिले तारीफ है, जिसके द्वारा स्थानीय महिलाओं को हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपने कौशल का उपयोग कर आजीविका कमाने और अपनी छिपी प्रतिभा को पुनर्जीवित करने का अवसर मिल रहा है। जहां तक भारतीय सेना में महिला सशक्तिकरण का प्रश्न है, तो हम पूर्ण रूप से जेंडर न्यूट्रलिटी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे प्रयास सरकार की दूरदृष्टि के अनुरूप हो और साथ ही हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कोई कमी ना आए, बल्कि बढ़ोतरी। पिछले कुछ समय में इस दिशा की ओर कई ठोस कदम लिए गए हैं, जैसे कि परमानेंट कमीशन और महिला अधिकारियों को कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए चयनित किया जा रहा है। महिला अधिकारियों के एनुअल इनटेक को 80 से बढ़ाकर 144 किया गया है, जो कि 80% की बढ़ोतरी है। हाल ही में
17 महिला कैडेट्स का पहला बैच एनडीए से पास आउट हुआ है। वे अब अपनी अपनी प्री कमीशन एकेडमीज में 1 वर्ष की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाएंगी और फिर अधिकारी बनकर सेना में योगदान देगी। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि इंडियन आर्मी में महिलाएं काली माता का रूप होना चाहिए। सर, इतने विस्तार से जानकारी के लिए शुक्रिया। इस पॉडकास्ट के अंत में मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो हमारे सभी श्रोता और हर देशवासी के दिल के बेहद करीब है। ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारतीय सेना ने आतंकवाद को करारा जवाब देते हुए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय सेना ने के इस असाधारण पराक्रम और राष्ट्र के ओर से मिले पूर्ण समर्थन के बाद आप व्यक्तिगत रूप से क्या अनुभव कर रहे हैं? कृपया अपने विचारों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। धन्यवाद। यह सवाल सिर्फ एक औपचारिक प्रश्न नहीं, बल्कि हर भारतवासी की भावना को आवाज देता है और मैं इसका उत्तर पूरी भारतीय सेना की ओर से गर्व के साथ देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, यह भारत की एकता, संकल्प और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी। सरकार ने हमें पूरी रणनीतिक स्वतंत्रता दी और देशवासियों ने जो भरोसा दिखाया वही हमारा प्रेरणा स्रोत बना। हमने 9 आतंकी ठिकानों को बिना किसी नागरिक हानि के नष्ट किया। यह दर्शाता है कि भारतीय सेना न केवल ताकतवर है बल्कि जिम्मेदार भी है। मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अनुशासन, संयम और अपार साहस के साथ यह अभियान पूरा किया। यह जीत सिर्फ सेना की नहीं, पूरे राष्ट्र की है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम होने के कारण जब भी कोई माता, बहन, बेटी जब भी अपने मांग पे सिंदूर लगाती है तो वो गर्व से हमारे सैनिकों को याद करती है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आतंकवाद को हर बार माकूल जवाब मिलेगा। हम सतर्क हैं, सक्षम हैं और पूरी तरह से हमेशा तैयार। यकीनन सर, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सेना अपने हर लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम है। सर, हम अपनी सेना को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी सेना नौजवानों के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत है। सर, हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो आप आज हमारे बीच आए और अपने व्यस्त समय में से कुछ अनमोल पल हमें दिए। आपकी बातें न केवल हमारे युवाओं के लिए बल्कि स्थानीय समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। गढ़वाल की धरती के प्रति आपका स्नेह हमारे लिए गर्व की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राष्ट्र सेवा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को हम सभी का नमन। जय हिंद। जय हिंद।